नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा इन दिनों मिशन चुनाव पर है। सभी दल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे भी चर्चा मिशन चुनाव को लेकर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन चुनाव में सभी दलों ने ताल ठोक दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक तेज हो गई है। सभी दल अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी केंद्र में फिर मोदी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दम बीजेपी भर चुकी है। इस बीच बीजेपी ने दीवार लेखन कार्यक्रम के जरिए देश में फिर एक बार मोदी सरकार अभियान का आगाज भी कर दिया है। हरियाणा से सीएम मनोहर लाल ने दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बनाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने फिर एक बार पार्टी की जीत का दावा ठोक दिया है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों के अलावा हरियाणा में कांग्रेस ने भी चुनावी अभियान छेड़ दिया है। जी हां, जींद से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान का आगाज कर दिया है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा जीतने की ताल ठोक दी है। मुझे लगता है कि इस बार 2009 का जो चुनाव रिजल्ट था वो रिफ्लेक्ट होगा। 10 के 10 कांग्रेस जीतेगी। जाहिर सी बात है, इस देश प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी केंद्र में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करती है, तो हरियाणा विधानसभा में भी जीत की दावेदारी बीजेपी ने पेश कर दी है। उधर कांग्रेस भी जीत का दम भरने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के भी जीत के दावे हैं। ऐसे में सभी दलों की दावेदारियों के बीच अब देखना यह होगा कि मिशन चुनाव किन किन मुद्दों के साथ कौन सा दल फतेह करता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। सभी की जीत की दावेदारी है। अब तक बीजेपी दावा कर रही थी कि हम 10 की 10 इस बार भी जीतने वाले हैं। पिछली बार वाला जो प्रदर्शन था उसको रिपीट किया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बनने का फिर से दावा हो रहा है। उदय भान ये कह रहे हैं कि हम सभी 10 सीटें जीतने वाले हैं। इनेलो, आम आदमी पार्टी या दूसरे दलों की बात करें, सभी के अपने अपने जीत के दावे हैं। ऐसे में आज बीजेपी की ओर से दीवार लेखन कार्यक्रम, जिसमें कमल यानी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो दीवार पर बनाकर उसके नीचे एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा बीजेपी नेताओं की ओर से लिखा जा रहा है। तो ये बीजेपी का कार्यक्रम। साथ ही कांग्रेस की ओर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जींद में भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हर घर कांग्रेस का आगाज किया गया। उदय भान नारनौल में थे, इनकी ओर से हर घर कांग्रेस इसको लेकर पिछले दिनों आपने बैठक भी देखी, रणनीति भी तैयार की गई। तो इस कार्यक्रम को अब जनता के बीच लेकर जाया गया। तो सभी दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी तैयारियों को रफ्तार दी जा रही है। सभी की अपनी जीत की दावेदारियां हैं आगामी चुनाव को लेकर। तो राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। चुनाव चूंकि करीब है, लोकसभा के बाद चूंकि हरियाणा में बहुत कम समय के बाद, हालांकि एक साथ होने को लेकर भी चर्चाएं हैं, तो बहुत कम समय के बाद विधानसभा चुनाव होता है। ऐसे में तमाम दल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहा जी आपसे। आप लोग कहते हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उदय भान ये कह रहे हैं कि हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। तो कांग्रेस की भी दावेदारी। देखिए ज्योति जी, पिछली बार की तरह हरियाणा में इस बार भी 10 की 10 सीटें जो है वो लोकसभा की भाजपा की झोली में ही जो है प्रांत की जनता डालने वाली है। ये बात तय है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने 10 की 10 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। और इस बार भी आप जिस तरह का माहौल प्रदेश में देख रहे हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके और भी जर्नलिस्ट हर जिले में मौजूद हैं, आप वहां का माहौल देखिए तो केंद्र में जो हमारे पास चेहरा है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ ही जाता है। और आज हर घर में ही नहीं, हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि हम केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की कुर्सी पर जो है वो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। ये उनका विश्वास है, प्यार है, और यही ही 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा।
जहां तक बात है चुनावी वर्ष की, हम पहले भी डिबेट करते आए हैं और मेरी हमेशा ये बात रहती है कि हम एक चुनाव छोड़ते हैं और अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे ही हैं, हमारे खून में रच बस गया है ये बात, और उसी तर्ज पर हमारी जो है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पहले से चल रही थी। हमने कार्यकर्ताओं के जो है वो सब फील्ड में रहकर काम कर रहे थे, लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे थे, सरकार की जो भी भागीदारी थी उसको सुनिश्चित करा रहे थे ग्राउंड स्तर पर। और अब संगठन के चाहे पन्ना प्रमुख तक के सम्मेलन थे और हमने सभी शक्ति केंद्रों पर जो कार्यक्रम थे, बूथ स्तर के कार्यक्रम हम निरंतर करते आए हैं, संगठन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। अब आप देख रहे हैं कि भारत विकसित यात्रा जो है वो भी हर गांव में जा रही है और हर गांव में हमारे जो है विधायक भी हैं, मंत्रीगण भी हैं, साथ में सांसद भी वही हैं और भाजपा के कार्यकर्ता और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ बैठकर वो सब काम करा रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी आगामी जो हमारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जिसका आगाज एक कार्यक्रम का जो है लेखनी का कार्यक्रम, जिसमें हम स्लोगन राइटिंग का काम कर रहे हैं और हर बूथ पर ये कार्यक्रम होगा, जिसमें जो है आपने देखा कि जेपी नड्डा जी ने उसकी शुरुआत कर दी। आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की, विप्लव देव जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दिया और हमारा स्लोगन है एक बार फिर से मोदी सरकार। और इसी नारे के साथ ही प्रदेश की जनता जाएगी और आगामी बहुत से कार्यक्रम है, मैं विस्तार से आगे भी आपको बताऊंगी जो कार्यक्रम हमारे निरंतर होंगे। जहां तक बात है उदय भान जी की, वो प्रदेश कांग्रेस संगठन के कर्ता धर्ता है, हुड्डा जी हैं वो कर्ता धर्ता है, लेकिन जहां तक बात है कार्यकर्ताओं को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम भी तो चलाया था ना, अब घर में जाकर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाने से क्या मिल जाएगा? कार्यकर्ता आपस में मिलकर नहीं चल रहे, मंत्रीगण आपस में मिलकर नहीं चल रहे, तो वो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम तो फेलियर माना जाएगा। उसी तरह से अब ये हर घर का जो कार्यक्रम है ये भी फेलियर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्यक्रम क्षेत्र पे आधारित हो जाएगा। जिस क्षेत्र में उदय भान जी रहते हैं उस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो सकता है हो जाए, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में जहां किरण जी का प्रभाव है, जहां सुरजेवाला जी का प्रभाव है, वहां देखिएगा जहां शैलजा जी का प्रभाव है, उन जगह पर इन कार्यक्रमों की जो है तूती बजने वाली है। मैं तो यही कहूंगी, ये खुद ही कांग्रेस के जो आपसी मतभेद हैं वो ही कांग्रेस के जहाज को लेकर डूबेगा आगामी चुनाव में। दूसरी बात, इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को जो है मुकाबला कर सके। ऐसा चेहरा ना होने की वजह से भी आप देखिएगा कि 2024 में एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, कांग्रेस की झोली में नहीं जाएगी। ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूं, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं और जनता के मन की बात को आपके माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेश जी, दो बड़ी बातें नेहा जी ने कही। पहली बात तो पीएम नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं है जिसकी स्वीकार्यता हो कि 10 की 10 सीटें आप लोग जीत जाए उनकी अगुवाई में। दूसरा, आपके घर में ही सभी एकजुट नहीं है तो घर घर तक क्या पहुंचेगी कांग्रेस? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा हमारे पास है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 60% यानी 60% लोग चुने हुए नुमाइंदे पूरे हिंदुस्तान के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के साथ में खड़े नजर आते हैं आपको इंडिया गठबंधन के नाम। तो इंडिया गठबंधन तो राहुल की अगुवाई में नहीं है ना सुरेश जी? राहुल को तो चेहरा नहीं बनाया गया आगे, राहुल गांधी को चेहरा थोड़ी ना बनाया गया आगे इंडिया गठबंधन का। चेहरा तो देखिए, कांग्रेस में ज्योति जी लोकतंत्र है, जो सांसद चुनकर आएंगे उनकी भी राय मैटर करती है। और दूसरी बात, जो पार्टी फैसला करती है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबकी राय से, एक मामूली कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक की राय के बाद ही फैसला किया जाता है। किसने सोचा था कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री इस देश को सोनिया जी के चलते मिलेगा? कभी सोच भी नहीं सकते थे लोग। ये फैसला पार्टी के और देश के हालात को देखते हुए किए जाते हैं। उस समय एक अच्छे अर्थशास्त्री की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जरूरत थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को सोनिया गांधी जी ने अपनी कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री बनाया, उनको न्योता दिया, उनको बनाया, उनके नेतृत्व में 10 साल सरकार चलाई। क्या आप आज की राजनीतिक परिस्थिति में सोच भी सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी
राजन जी जैसे अर्थशास्त्री को सत्ता दे सकते हैं? कोई सोच भी नहीं सकता एक सेकंड के लिए भी ये बात। तो ये कांग्रेस की एक अलग से परंपरा रही है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए हिंदुस्तान की जनता सर्वोपरि है, और पद और प्रतिष्ठा ये बाद में आती है। ये कांग्रेस पार्टी की सदियों की परंपरा है। हम भगवान श्री राम के दिखाए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जो सत्ता छोड़कर वनवास तक चले जाते हैं। ये सोनिया जी ने आपके सामने इतिहास करके रच के दिखाया था। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या बोला मुझे वो बताइएगा। घर घर कांग्रेस को लेकर ये कह रहे हैं कि ठीक है, उदय भान जहां जाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जहां जाएंगे वहां कामयाब हो जाएगी, लेकिन एसआरके जहां स्थानीय लीडर के तौर पर के तीनों नेताओं का जो ग्रुप है वहां तो कामयाब नहीं हो पाएगा। ज्योति जी, हमारे सारे नेता एकजुट हैं और हर नेता की अपनी अपनी जिम्मेदारियां पार्टी हाईकमान ने तय की हुई हैं। विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चौधरी उदय भान जी हैं। वो प्रदेश में इसलिए ज्यादा आपको सक्रिय नजर आते हैं क्योंकि प्रदेश की दोनों जिम्मेदारियां दोनों नेताओं के सुपुर्द है हाई। एक इनकी जो कार्यशैली है, तो पार्टी ने जिसकी ड्यूटी लगाई तो उसके साथ वो नजर आते हैं। लेकिन आप इस बात से ये मतलब नहीं निकाल सकते कि कुमारी शैलजा या सुरजेवाला जी या दूसरे नेता हैं, उनको कोई ना तो पार्टी में कहीं पर कोई ऐसी बात है फूट की, और ना ही जनता ही ऐसी कोई दृष्टि से हमारे नेताओं को देखती है। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ा सम्माननीय पद होता है। 12 जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आपके हरियाणा न्यूज के दर्शकों को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 12 जनरल सेक्रेटरी हैं, 12 महासचिव हैं, जिनमें से हरियाणा प्रदेश को हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश को 2 जिम्मेदार। चलिए, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। साथ ही नेहा जी को कुछ कहना है, उसके बाद पंजेटा जी को चर्चा में जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं नेहा जी? ज्योति जी, मैं सुरेश जी को ये जवाब देना चाहूंगी। सुरेश जी बोल रहे थे कि ऐसी त्याग की भावना जो सोनिया गांधी जी में थी कि उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग कर माननीय मनमोहन सिंह जी को वो पद दे दिया। लेकिन उनको ये बात बताना चाहूंगी कि पूरा देश आज उस सरकार को कठपुतली सरकार के नाम से जानता है। वहां पर मनमोहन सिंह जी बैठे थे और वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, ये मैं मानती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका सम्मान। लेकिन चलती किसकी थी? सोनिया गांधी जी की। कुर्सी किसकी आगे लगती थी? सोनिया गांधी जी की। किसकी कलम चलती थी? सोनिया गांधी जी की। उनकी आज्ञा के बिना कांग्रेस सरकार में उस वक्त पत्ता भी नहीं मिलता था। और देश का बच्चा, युवा, बुजुर्ग, जवान, महिला सब ये बात जानते हैं कि वो कठपुतली सरकार थी, और उस कठपुतली की जो धागा है वो सोनिया गांधी जी के हाथों में था। तो चाहे वो कुर्सी पर ना बैठी हो, लेकिन उस कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी से आगे कुर्सी लगाकर बैठती थी। ये बात प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता और विदेशों में भी ये बात प्रचलित है कि कठपुतली सरकार थी। ऐसा त्याग और तपस्या करना जरूरी नहीं है, उससे तो देश का नुकसान हुआ। अगर मनमोहन सिंह जी की उस वक्त चलती ज्योति जी, तो मेरा ये मानना है, सोनिया गांधी जी की नहीं चलती तो मेरा ये मानना है कि आज देश में विकास और अधिक होता और देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ता, ना कि कम होता। चलिए, आज के विषय पर एक बार फिर से आते हुए पंजेटा जी, कांग्रेस कह रही 2000, अगर आपको मेरी बात अधूरी रहेगी और बीच में मैंने आपको समय तो पूरा दिया, मैंने आपको समय भी दिया, 2 से 3 आपसे सवाल भी पूछे। ठीक है, आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात अधूरी नहीं, तो आप 1 से 2 वाक्य में जल्दी कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी के प्रधानमंत्री बनने से देश को नुकसान हुआ। इससे इनकी विचारधारा का पता लगता है और इनके ज्ञान का पता लगता है। और खुद ये अभी एक बात और कह रही थी, मैंने वैसे उस बात पे मैं नहीं गया, मैं आपके बताए सवाल का जवाब देने में लग गया था। इन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो ऐसे अभियान चलाती रहती है। मैं बहन जी को यह बताना चाहता हूं कि सरकारों का काम जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाना होता है। सरकार कभी भी बीजेपी पार्टी को या किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, अपनी पार्टी को जिताने का अभियान कभी नहीं चलाती। ये संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन और सरकार तो अलग अलग। कैसे समझेंगे ये बात सुरेश जी? क्योंकि संगठन और सरकार दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। ओके, चलिए दूसरे पैनलिस्ट को जोड़ लेते हैं। ये कह रहे हैं पार्टी तैयार रहती है, ये नहीं कह रहे कि सरकार तैयार रहती है। नहीं, बहुत कॉमन। अभी ज्योति जी, अगर
ज्योति जी, आप काफी देखिए सीनियर एंकर हैं, आप मेरी बात की पुष्टि हाँ या ना में कर सकते हो। अगर मैंने गलत बोला तो आप ये बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, और अगर ये झूठ बोल रही हैं तो आप ये बोलिएगा कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि 2.5 करोड़ बहन और भाई आपको हरियाणा न्यूज के एंकर के तौर पर भी देख रहे हैं। आप हमारे यहाँ संगठन और सरकार मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ। इन्होंने ये बोला कि बीजेपी हमेशा अभियान चलाने में सरकार भी बीजेपी भी। देखिए क्या बात है, कैसे याद नहीं होगा? आप मैंने इग्नोर कर दी थी ये बात, मैंने इग्नोर कर दी थी, क्योंकि जनता सब समझती है, मेरे कहने से कोई आपकी पोल नहीं खुलेगी, जनता में खुल चुकी है। और अगर जैसे आप ये अभी लिखने का, दीवारें लिखने का आपने अभियान चलाया, विपक्ष तो चला सकता है क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। सरकारें तो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में जन कल्याणकारी योजनाओं को इतिहास में लिख के जाती हैं। आपने 9-9.5 साल में क्या काम किया, आप ये बताइए ना। आप ये लिखिए कि आप, चलिए मैं पंडिता जी को चर्चा में जोड़ती हूँ। अभी आप दोनों सुनिए। क्यों नहीं मानी? सुरेश जी, आपको मैं विस्तार से टाइम दे चुकी अपना उत्तर पूरा करने के लिए। अभी आप सुनिए। आपने बाहर के बच्चों को रोजगार हरियाणा में क्यों दिया? हरियाणा के बच्चों को ठीक है, आप ये कह रही कि नेहा जी कह रही कि सरकार चुनावी तैयारियों में जुटी रहती है। अगली बार में आप बोलिएगा नेहा जी। अभी आप सुनिए पंडिता जी। उदय भानी कह रहे हैं 2009 वाला प्रदर्शन हम रिपीट करने वाले हैं लोकसभा में। बीजेपी कहती है 2019 वाला हम करने वाले हैं। दोनों दलों की दावेदारियों के बीच अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए ज्योति जी, ना तो कांग्रेस का 2009 का प्रदर्शन रिपीट होने वाला है और ना ही भाजपा का तो बिल्कुल ही ये कंफर्म है कि भाजपा हरियाणा में कोई 10 की 10 सीटों के ऊपर कमर खिलाने की जो बात करती है, ना ये कहीं से भी संभव है। बोलना ठीक रहता है। अगर कांग्रेस का मैं बात करूं तो 2009 के बाद 2014 भी आया, 19 भी आया, क्यों नहीं आप अपना सेम प्रदर्शन, आपने तब भी कहा था, क्यों नहीं रिपीट कर पाए? जहां तक भाजपा की बात है कि निश्चित तौर पे भाजपा को बहुत ज्यादा वोट मिले थे 2019 के अंदर 2014 के कंपैरिजन। मुझे लगता है लगभग 74 लाख के आसपास का आंकड़ा शायद था इनका। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय बहुत अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से भाजपा, चाहे वो पुलवामा का एक सेंटीमेंट हो देश का, जो कि सभी के अंदर था, एक जो होना भी चाहिए, एक भारत का जो एक सच्चा नागरिक है, उस वक्त एक अलग उस वक्त इशू था पुलवामा वाला, और साथ में एक हमारी पार्टी के अंदर जो बहुत बड़ी फूट हुई थी, उसका भी काफी वोट जो है वो इधर उधर जो है वो गया। अब वो परिस्थितियां और वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अब जनता ये अच्छी तरह जान चुकी है कि चाहे कोई भी वर्ग है, अगर उन्हें अपना घर का खुद का बजट देखना है, देखिए राजनीतिक बात अलग होती है, आप बाहर आके बड़ी बड़े भाषण दे दे और घर में आपका बुरा हाल है, हर आपका बजट बिगड़ा हुआ है, आप कुछ चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, आप कोई लोग कर्जे में है, कई उधार में है। किसानों से शुरू करते हैं, 2022 का नारा दिया था इन्होंने, तो ये 2022 में इन्होंने आय दुगनी की बात करी थी, इन्होंने आय दुगनी नहीं करी। आज जो देश का और प्रदेश का युवा है, उसके साथ, उसके हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात इन्होंने किया है। देश के युवा को खासकर ये समझना पड़ेगा कि जब आप पास आउट होते हैं तब आप नौकरी की उम्मीद करते हैं जब सरकार से, तो नौकरी है क्या नहीं, बेरोजगारी कितनी है। केवल बेरोजगारी के आंकड़ों की बात नहीं है, शिक्षा का स्तर का भट्टा बिठा दिया इन्होंने कितने 5,000 के लगभग स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। उसके बाद शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, उसके बाद भर्तियां नहीं करते हैं, और टीचर्स की भी कहते हैं हम कौशल रोजगार के थ्रू भर्ती करेंगे, और कौशल रोजगार ही अपने आप में सबसे बड़ा जो युवाओं का जो एक नौकरी, एक स्थायी नौकरी की उम्मीद करता है कि युवा जब पढ़ लिख के आता है कि उसे नौकरी मिलेगी और बदले में उसको 1 साल का जो है वो एक ठेका प्रथा, जो कंपनी, जो एक मतलब सरकारी भी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर किया है इसको, कौशल रोजगार निगम को। हरियाणा के बच्चे कहते हैं दूध दही का खाना देशों में देश, हरियाणा स्पोर्ट्स में तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन फौज में यहाँ बहुत बच्चे जाते हैं हरियाणा के, तो फौज में अब क्या करेंगे? अग्निवीर योजना ले आए। कहाँ किस किस जगह पे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सारा देश अच्छी तरह देख रहा है। और खासकर हरियाणा में तो आप अच्छी तरह, आपको
हर युवा ये बता देगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। अटैची की सरकार वैसे बन गई है, 29 बार कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं सेम क्वेश्चन अगले दिन आप आते हैं, अगले दिन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। HCH के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वेटनरी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जुडिशियल वाला अभी पिछले दिन अखबार में आया हुआ था, कितना बड़ा वो 109 पोस्ट थी, उसके अंदर वो पेपर बिका है इनका, वो पेपर लीक हो गया था। कौन सा पेपर इन्होंने छोड़ा है? टॉप मोस्ट है HCS ले लीजिए, HCS प्रॉपर, HCS जुडिशियल, उसके बाद ग्रुप C, ग्रुप D। कोई भर्ती ऐसी नहीं है कि हरियाणा के अंदर या पेपर लीक हो रहा है या रद्द हो रहा है। बाहर वाले लोगों को नौकरियां लगाई जा रही हैं, अपने लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। डोमिसाइल को 15 साल से 5 से 3 साल कर दिया ताकि बाहर के लोगों को एडजस्ट किया जा सके। मेन तो देखिए युवा है, और अब अगर आप इसको भी देखें, अगर कोई खेती को भी देखना चाहे कि जब बाहर नौकरी नहीं है तो अपनी खेती कर ले, तो रेट ही नहीं मिल रहे। इतने ज्यादा लागत बढ़ा दी कि वो खेती का मुनाफा की बजाय आजकल जो युवा है जब नौकरी नहीं मिलती तो निराश हताश होके वो बच्चा जमीन बेच के डोंकी के जरिए बाहर जाना पसंद करता है, क्योंकि पता है हरियाणा के अंदर जॉब नहीं है। उसके बाद गृहिणियों का बजट इन्होंने वो बिगाड़ दिया क्योंकि महंगाई का मटोड़ कर दी। अब खुद तो मानेंगे नहीं, हर चीज के रेट बढ़ा दिए। और छोड़िए, मैं छोटी मोटी बातें क्या करूं, दूध दही जिसके ऊपर इन्होंने GST लगा दी, एजुकेशन के ऊपर इन्होंने इतना टैक्स लगा रखा। कहाँ 18% आप कहते हो, कहा जिस देश में प्रदेश में मुफ्त एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के ऊपर आपने 18% GST लगाने का काम कर रहे हैं। कैसी ये बात करते हैं। स्टेशनरी के ऊपर इन्होंने GST। आप बताइए, मेन युवा फैक्टर है, ये जो युवा वोट करने जाएगा ये सवाल ये पूछेगा कि आपने हमारी एजुकेशन के साथ, हमारे भविष्य के साथ हमारा भट्टा बिठाने का काम क्यों किया है। ये सारी की सारी चीजें अब आप जमीन के ले लीजिए। जो भी आज कोई भी व्यक्ति कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता। अगर प्लॉट नहीं, ऐसा हाल कर दिया जमीनों का, आसमान भी पता नहीं कहाँ रेट छू रहे हैं जमीनों के। आप देखिए 2014 के अंदर कोई व्यक्ति सोच लेता था कि मैं छोटा मोटा अपना एक आशियाना खरीद लूं, आज कोई खरीद सकता है क्या? हर चीज का बुरा हाल कर दिया है। कहीं तो हाथ लगने दे सरकार। उसके बाद ये कहते हैं अरे बहुत अच्छा काम कर दिया, बीजेपी को वोट करेंगे, श्री राम करो, वोट करो। छोड़ो, इस तरफ मत देखो, ये आपको नहीं देखना है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं देखते। नो, गलत बात है। वोट करो बीजेपी को, वोट करो। और श्री राम की भी बात करते हैं, मंदिर बना रहे हैं 3 किलोमीटर दूर। ज्योति जी मुझे एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, क्या धर्म से ऊपर धर्म की कोई प्राण प्रतिष्ठा रखी इन्होंने? क्या सनातन की प्रतिष्ठा रखी इन्होंने? क्या हिंदू की प्रतिष्ठा रखी इन्होंने? क्या शास्त्रों की प्रतिष्ठा रखी इन्होंने? जब 4 शंकराचार्य आपको सब बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि बनने में मंदिर अभी क्या पता 8 साल लगेगा, टाइम लगेगा, 10 साल लगेगा, आपको इतनी जल्दबाजी क्या? एक अधूरे मंदिर का जिसका निर्माण ही नहीं हुआ उसका आप उद्घाटन करने की इतनी जल्दी करें? क्योंकि आपको सिर्फ इलेक्शन में जाना है। क्या जनता पागल है कि जनता ये चीजें नहीं देखती है? ये जनता सारे के सारे आपसे सवाल पूछेगी, युवा पूछेगा, किसान पूछेगा। आपने आय दुगनी करने की बात की थी, कहते हैं इन्होंने कहा कि चलो हम देते हैं MSP देंगे, मगर MSP की गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे, C2+50 नहीं करेंगे। 3500 रुपए धान का रेट अभी हाल ही में बोल के आए थे, 450 का सिलेंडर बोल के आए थे, पार्लियामेंट में मुकर गए। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप विपक्षी पार्टी के नाते आप ये कह रहे हैं ये सारी जो आप गिना रही है ये खामियां हैं सरकार की आपके हिसाब से। लेकिन सवाल मैंने ये भी पूछा था कि तैयारियों के लिहाज से हम बात करें, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये लोग जो पिछला चुनाव प्रदर्शन रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी कोई दावा ऐसा कर सकते हैं? ज्योति जी, जनता सबसे पहले ये देखती है कि कथनी और करनी में और भाषण में क्या फर्क है। हमारी तैयारी तो उससे भी पहले थी। हमारी श्रृंगार 9 से पहले हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता है हमें जनता के डायरेक्टली रूबरू होना, जनता के बीच में जाना और सीधा उनसे संवाद कर। जो पता है जनता को इतना विश्वास है कि सरकार आपके द्वार में, जब तब आपके बीच में थे, आज आपके बीच में नहीं है, तब आपके ये परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार, ये पैदल चल के अब हर जगह स्थानीय क्या इश्यूज है, स्थानीय क्या प्रॉब्लम है। हमारी तैयारी तो हम तब से ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके हैं और अभी भी हमारे लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभय सिंह जी के चल रहे हैं। आपको पता है हमारा कितना बड़ा उचाला के अंदर जो प्रोग्राम था महिलाओं का, वो कितना सक्सेसफुल रहा। पैर रखने की जगह नहीं थी, कितना आक्रोश महिलाओं के अंदर है, हर वर्ग के अंदर उस सरकार के प्रति। ये देखिए, ये तैयारी हमारी पूरी है ज्योति जी, और हम लगातार निरंतर, अगर कोई पार्टी धरातल पे लोगों के साथ और जनता के जुड़े मुद्दों के साथ है, चाहे कोरोना काल से आप ले लीजिए,
कोरोना काल से लेकर किसान आंदोलन ने की है। उसके बाद देख लीजिए कोई वर्ग है किसकी हमने आवाज उठाने ना उठाने का काम किया। अभय सिंह जी ने हर वर्ग का उठाने का काम किया है आवाज। और पहले की अगर कोई बात करता है, अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में कभी हरियाणा की बागडोर नहीं रही जो थी। फर्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो अभय सिंह जी चौटाला जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, और आने के बाद परिवर्तन केवल परिवर्तन का नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सिस्टम का परिवर्तन करके। चलिए मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए प्रियदर्शनी जी को चर्चा में जोड़ूं। महिलाओं के लिए चाहे किसानों के लिए, उससे पहले लोगों से ये कह दिया कि नेहा जी कुछ काउंटर में काफी देर से नेहा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नेहा जी बहुत संक्षिप्त में, उसके बाद प्रियदर्शनी जी को नया जुमला होगा 450 सिलेंडर की तरह, कोई नया जुमला होगा। 3500 रुपए धान का रेट ही जवाब दूंगी मैं ज्योति जी। 250 पंजेटा जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, एक बार जोरदार ताली में बजाना चाहूंगी उनके लिए। पंजेटा जी अभी जिस भाषण से इनको आपत्ति हो रही थी, लेकिन आपके समक्ष बैठकर वो भाषण ही दे रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहूंगी पंजेटा जी से। अगर आपके पास हिम्मत है तो इस बात का जवाब दे दीजिएगा। आप भाषण ही दे रहे थे, आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि आपके राज्य में आपकी सरकार में कौन कौन सी फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए मुझे। आप जवाब दीजिए ना पंजेटा जी, कितनी फसलें आपने एमएसपी पर खरीदी थी, कितनी बार खरीदी थी, एक बार मुझे जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, आपके राज्य में कितने कॉलेज कितने स्कूल खोले गए थे, इस बात का जवाब दीजिए। तीसरी बात, आपने किसानों का हाल कंडेला में क्या किया था, उसका जवाब दे दीजिए। चौथी बात, आपने किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, इस बात का जवाब दे दीजिए। पांचवी बात, आप ये बता दीजिए कि आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या काम किया था। छठी बात, आप ये बात बोल रहे थे कि हमारे राज्य में आज कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता, लेकिन हम तो यही सुन सुनकर बड़े हुए हैं कि आईएनएलडी की सरकार के समय में तो सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाया करता था। लोगों का घर अगर किसी को पसंद आ गया तो वो घर पर कब्जा हो जाया करता था। हम तो ये सुन सुनकर बड़े हुए हैं कि आईएनएलडी की सरकार के समय में पुलिस स्टेशन पर जाना ही महाभारत थी, क्योंकि गुंडा राज था। अब आप इन बातों का जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार के समय में क्या क्या काम हुआ था। आप जो अभी बात कर रहे थे ना, वो एक भाषण था और कोरा भाषण था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी है। अब एक विधायक तक कैसे मैं पहला जवाब तो प्रियदर्शनी से लूंगी। पंजेटा जी मैं आपको विस्तार से उत्तर देने के लिए समय दूंगी, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट को अभी चर्चा में जोड़ लूं। प्रियदर्शनी जी, इंडिया अलायंस को लेकर भी देखिए अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस बार बार कह देती है हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। आज भी उदय भान ने कहा कि तो क्या यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर कोई गुंजाइश नहीं? देखिए कांग्रेस उत्साहित है, ये बड़ी अच्छी बात है और होपफुल भी होना चाहिए। आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ हाथ नहीं लगाएगी तो कहीं ना कहीं 10 सीटें निकालना असंभव है। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जिसको ये सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही कहा जाए तो बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अपनी बात जो मेन मुद्दे पे आने से पहले, 2024 के मुद्दे पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब जब अहंकार शिखर पे आता है तब तब व्यक्ति का पतन निकट आता है। ये मैंने क्यों कहा है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार दिखता है उनके वार्तालाप में, जिस तरीके से वो बोली में अहंकार दिखता है उनका, वो साफ दिखता है, प्रवक्ताओं में भी दिखता है। 800 से ज्यादा, ये आज हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है और मुझे इसको बोलते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास हो रहा है कि 800 से ज्यादा स्कूल जो बंद करने का फैसला खट्टर साहब ने ले रखा था, आज आम आदमी पार्टी की हुंकार के बाद ये फैसला उनको वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, जो एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज है। दूसरी बात कि खट्टर साहब का भी हाल फिलहाल में, अगर आपने भी वीडियो देखा होगा, आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता साथी उन्होंने भी देखा होगा कि खट्टर साहब एक अभी हाल फिलहाल में ही रैली कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, और आप ये सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है और सीटें पूरी की पूरी खाली हैं। तो इसी से पता लगता है कि जनता किसके साथ है। और जनता किसके साथ है, सबसे बड़ी बात आज की डिबेट में ही पता लग रहा है कि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता जब बात कर रही थी तो बार बार नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 बोले जा रही थी, लेकिन एक बार भी
उन्होंने खट्टर साहब का नाम नहीं लिया है। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक बार भी आपने खट्टर साहब का नाम नहीं लिया, कि खट्टर साहब की सरकार ने, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है, क्या उपलब्धि की है। नेहा जी, जब मैं बोल रही थी तो मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको। जी ने शुरुआत किया है, मैंने नाम लिया था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए नेहा जी, कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। लेट मी कंप्लीट, ठीक है। अरे चिल्लाइए नहीं, कोई नहीं चिल्ला रहा है, सुनिए की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, दे रही हूँ बोलने का। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात 75, आप झूठ बोल रही थी, आपको मैं करेक्ट कर रही हूँ कि आप झूठ मत देखिए, बोलिए, मैंने झूठ का अभी बोला है। बुंदा और जुमला सरकार आज मुझे खुद बोल रही है और हम आम आदमी पार्टी को बोल रही है कि हम झूठ बोल रहे थे। 75% का आरक्षण, 75% का आरक्षण एक बहुत बड़ा जुमला था। HSCC की परीक्षाएं हुई 34 मतलब कि आपने 34 लोगों को सिर्फ नौकरियां दी, बाकी पद आपने छोड़ दिए। उसमें आपको शर्म आनी चाहिए कि बाहरी लोगों को, हरियाणा के नहीं, बाहरी लोगों को आप नौकरियां दे रहे हैं और हरियाणा वासियों को बेरोजगारी में आज भी आप 36वें स्थान पे हैं। तो आप ये बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अगर इनसे आंकड़ों में बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि आंकड़ा कहां है, तो बोलते जी आंकड़े झूठे हैं, जबकि ये सरकारी आंकड़े में इनको बता रही होती हूं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अब अनर्गल कर दिया है, देश की जनता के साथ, देश के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। राम के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने दुकान खोल रखी है, श्री राम, प्रभु राम के नाम पे इन्होंने जो काम कर रखा है, आप ये देखिए कि इन्होंने शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने साफ ये बोल दिया है, किस दुकान की बात कर रही है, साफ ये बोल दिया है कि किस तरीके से हम भी, मैं भी हिंदू हूँ, नेहा जी भी हिंदू होंगी, ज्योति जी आप भी हिंदू होंगे, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे सुन रहे होंगे, बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। दुकान की संख्या दे रही है, भगवान राम के मंदिर को दुकान की संख्या देंगे। भगवान बिल्कुल किया है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की। इन लोगों ने भगवान श्री राम का मजाक बना दिया है, भगवान श्री राम का इन्होंने मजाक बना दिया। कैसे बनाया है मजाक, मैं बताती हूँ। शंकराचार्य इनको बोल रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। उन सेंटिमेंट्स का जो पवित्र मंदिर, कौन से सेंटिमेंट का? अगर आपको सेंटिमेंट होता तो मंदिर को पूर्ण रूप से पूरा करने दीजिए। 2024 का चुनाव आपको दिख रहा है, 2024 का चुनाव दिख रहा है आपको, 2024 का चुनाव दिख रहा है आपको, अपनी राजनीति दिख रही है। इसलिए आप जब मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है उसके बाद भी आप वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं 22 तारीख को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भगवान श्री राम के नाम पे मजाक करते हैं, वहां पे राजनीति करते हैं, कम से कम मंदिर तो पूरा होने देते। आपका घर दुकान है, आपकी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय दुकान है। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता, ये नेहा जी हमेशा मुझे लगता है किसी सपने में ही रहती है। दुकान है क्या? अरविंद केजरीवाल का घर दुकान है क्या? अरविंद केजरीवाल का घर दुकान है? खट्टर साहब, दुकान है? खट्टर साहब कह दिया मंदिर को दुकान? खट्टर साहब ने खुद पूरे हरियाणा को दुकान बना दिया है, मत बेचिए इन्होंने। 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कैसे कर दिया आपने? क्या निहाल धवन जी, सुनने की क्षमता रखिए, आम आदमी पार्टी का सच्चाई सुनिए। दुकान है क्या? आप जनता के सेंटिमेंट्स को बेचने का काम करते हैं। बेचने का हम काम कर रहे हैं, बेचने का आप काम कर रहे हैं। कौन सा विकास हो गया? अपनी बात को कौन सा विकास हो गया? पहले विकास बताइए। उसके बाद राम के नाम पे राजनीति करते हैं, भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। दुकान कैसे कहा? अब विकास की आड़ में बड़े आए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, बाद में करेंगे, खुद ज्ञान हासिल करिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। माफी मांगिए आप। मैं क्यों माफी मांगू? माफी आप मांगिए देश की जनता से, आप मांगिए। राम के नाम से राजनीति करने वाले 1990 से राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं, बड़े हैं, डूब के मर जाना चाहिए आपको, बड़े हैं, राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। आप कौन होती है ये बात करने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं वही जनता हूँ, मेरे राम के मंदिर को आप दुकान कैसे कह सकती हैं? आपने मेरे अयोध्या धाम को दुकान कैसे कह दिया? मैंने दुकान नहीं बोला, मैंने कहा कि आप दुकान की राजनीति कर रही है। बेकार की बातें मत करिए, बेकार की बातें मत करिए। मेरे राम को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है इस नाम की राजनीति करने की। आप माफी मांगिए और करिए। मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और शुक्र करिए कि ऐसी बात नहीं है। अपनी बात रखिए,
आप दोनों अभी रुकिए, आप दोनों अभी रुकिए। आप लोगों की चिल्लाचिल्ली में दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। जादून जी, आपका पहला कमेंट चर्चा को लेकर। देखिए, सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। 10 की 10 सीटें बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही कि हम भी 2009 वाला प्रदर्शन रिपीट करने वाले हैं। लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से अगर हम बात करें, बीजेपी ने दीवार लेखनी कार्यक्रम शुरू किया, फिर एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस घर घर अभियान चला रही है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। कैसे देख रहे हैं हम? है कि कांग्रेस संगठन बनाने में सबसे विफल रही और मुझे लगता है कि गुटबाजी के कारण सारी ये विफलता है। अब ये है कि भूपेंद्र हुड्डा ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि डायरेक्ट कार्यकर्ताओं के संपर्क में जाया जाए और उसके लिए घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस अभियान चलाया गया और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए गए। तो देखते हैं कि उनको कितनी सफलता मिलती। और उधर आम आदमी पार्टी भी अपना जो है ताल ठोक रही है। उनका ये कहना है कि अगर अकेले कांग्रेस लड़ेगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है। तो कांग्रेस को जो है अपने इंडिया गठबंधन में जो घटक है आम आदमी पार्टी, उनके इस बयान से भी कुछ नसीहत लेनी चाहिए कि बगैर संगठन के उनकी कमजोरी को किस तरह से महसूस किया जा रहा है और कैश कराने की कोशिश भी की जा रही है। वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े। और भूपेंद्र हुड्डा तो किसी दूसरी पार्टी को कोई सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन ये है कि नेशनल लेवल पर अगर इंडिया अलायंस में कोई बंटवारा होता है और हरियाणा में कोई सीट में आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो स्वाभाविक है कि फिर उनको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो उनको ये देखना चाहिए कि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए वो जरूरी संगठन का ढांचा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो डायरेक्ट किस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट ये आती रहती है कि वहां जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ, कार्यकर्ता बहुत गिनती के कार्यकर्ता पहुंचे। तो कार्यकर्ताओं की सक्रियता का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि आपके कार्यक्रम में कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और चुनाव के दौरान वो कितनी सक्रिय रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो उसके बरक्स काफी सक्रिय है। उनके पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हुए हैं, उनके बूथ कमेटियां हैं, उनके शक्ति केंद्र है, तमाम जो है एक तरह से उन्होंने माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया चुनाव का और वो जो है एक एक वोटर तक पहुंचेंगे। पन्ना प्रमुख का मतलब यही होता है और एक एक वोटर को मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेशन का भी कुछ फर्क तो पड़ता ही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां हैं, कमियां शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, तमाम एजेंडे होते हैं, उनकी घोषणाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं और कमियां रह जाती हैं। और विकास का एजेंडा भी अपनी गति से चलता है, ब्यूरोक्रेसी का भी अपना व्यवहार है। तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से लाभार्थियों को एकजुट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम 397 योजनाओं का लाभ जो है लोगों को घर बैठे दे रहे हैं और जिस तरह से लाभार्थी वर्ग तैयार किया गया है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो उसकी देन है कि उन्होंने लाभार्थी वर्ग को किस तरह से तैयार किया है और वो एक तरह से उनका वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि जो एक जागरूक वर्ग में तमाम तरह की आलोचनाएं होती है, सरकार ने ये कमी रख दी वो रख दी, उससे अलग हटके ये जो अंत्योदय का जो नारा है और अंत्योदय का जो कार्यक्रम है उससे जो वोट बैंक तैयार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो अब ये देखना कि प्रतिद्वंदी दलों को वो किस तरह से इन सब चीजों का क्रॉस कर पाते हैं। सुरेश जी, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आप लोग आम आदमी पार्टी से मिलकर लड़ रहे हैं। मेयर आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार, डिप्टी और सीनियर मेयर आप लोगों की पार्टी से उम्मीदवार। तो इससे कहीं ना कहीं संकेत तो ये मिल रहे हैं कि हरियाणा में भी बात बन सकती है। फिर इन बयानों का क्या जो कि दिए जाते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है। ज्योति जी, कल दूसरे चैनल पर भी यही चर्चा थी, तो हम वोट शेयरिंग के ऊपर करेंगे। हरियाणा में आप पार्टी का वोट शेयर कुछ भी नहीं है। जो आदमपुर के बाई इलेक्शन में जो नवंबर दिसंबर में था पिछले साल 2021 में वो तय हो गया। और देखिए, पार्टी हाईकमान को भी प्रदेश नेतृत्व तो अपडेट करेगा कि हरियाणा में इस पार्टी का। माफ करिएगा सुरेश जी, जीती तो आपकी पार्टी भी नहीं थी, तो इस तरीके के दावे आपको नहीं करने चाहिए। नहीं, प्लीज आप क्या नाम प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं। लेकिन मैंने वोट शेयर की बात करी, मैंने जीतने और हारने की बात नहीं करी। मैं समझ रही हूँ क्योंकि हमारा तो संगठन ही नहीं ना उस समय तैयार था। नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर किसी, देखिए आपकी पंजाब में सरकार है, हम नहीं इग्नोर कर रहे कि पंजाब में आपकी सरकार है। और जैसे लोकसभा की अभी हम बात कर रहे हैं, जालंधर को छोड़ के आप बताइए किस सीट पे आपकी कितनी वो है। अभी तो उसके बाद अभी तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात नहीं कर रहे। अगर हम चुनाव अब जब लोकसभा के होंगे तब आप देखिएगा पंजाब में हमारी कितनी लोकसभा की सीटें आती हैं। नहीं, तो अभी ऐसा है ना जी, देखिए प्रियदर्शनी जी,
बड़ी एक अच्छी डिस्कशन चल रही है। जी। अब जैसे बीजेपी के लोगों के साथ अभी बात हो रही थी आपकी, ऐसा हमारी तरफ से आपको नहीं सुनने को मिलेगा। नहीं, मेरी तरफ हम से बड़े भी अच्छे नहीं तरीके मिलेगा। से कह रहे हैं। सुरेश जी, सुनने को मिल तो रहा है, दोनों की तरफ से ही सुनने को मिल रहा है। जी जी, मेरी बात आप पूरी लोगों होने को एक तो लाइन दीजिए। समझ नहीं 10वीं आता में है। आप प्रवक्ता देखिए, लोग 10वीं आपस में में इतना किसके लड़ते कितने नंबर हैं? हैं, तो 11वीं सीट क्लास में शेयरिंग की राहें आसान तो है नहीं। आप वोट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। पंजाब में सुरेश जी, मैं आपको जहाँ आईना आप दिखा मजबूत रही होंगे हूँ। वहाँ फिर आप लोगों के लिए सीट आप- शेयरिंग की राहें आसान नहीं आप होंगी। सीनियर हरियाणा प्रवक्ता में हैं, आप लोग सुरेश जी। कहते हैं कि आम आदमी नहीं, पार्टी का कोई सुरेश जी, अस्तित्व है ही नहीं। सुरेश जी, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, मैं ये बात जानती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको ये बात सत्य बता रही हूँ, आपको आपकी पार्टी को आईना दिखा रही हूँ, ठीक है, कि आप ये देखिए कि उस समय तो हमारा संगठन तैयार ही नहीं था, लेकिन अगर आज के दौर पे बात करें तो आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे खुद के 11,000 पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल से लेके ब्लॉक वो तक। अच्छी बात है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आपकी भावना का जी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आपकी सुरेश भावना भाई, का आपका संगठन प्रियदर्शनी तैयार जी, नहीं है। प्लीज सुनिए तो सही। जी, जी, प्रियदर्शनी बोलिए, जी, बोलिए, मैं बोलिए। आपकी नहीं, इंडिया संगठन तो इनका पिछली बार भी गठबंधन तैयार में नहीं था, 31 सीटें आई थी इनकी। तो इंडिया- कांग्रेस तो पुरानी और मजबूत ज्योति पार्टी जी, है हरियाणा में आम ज्योति आदमी जी, पार्टी के मुकाबले। जी। इंडिया गठबंधन में सहयोगी बनने के लिए इनकी जो एक मंशा है उसका कांग्रेस पार्टी रिगार्ड करती है। और कांग्रेस पार्टी तो वो बड़प्पन वाली पार्टी रही है जिसमें कभी बीजेपी के 2 सांसद होते थे, तब भी राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश में भेज दिया था बिना किसी को बताए। और ये बात कभी खुलासा हुआ इस हिंदुस्तान के लोगों के सामने तो वाजपेयी जी ने बताई। हमारा तो इतना बड़ा दिल रहा है, हम हमेशा जोड़ने में विश्वास रखते हैं, अभी तोड़ने में नहीं। भारत जोड़ो अभी तो न्याय आप यात्रा दोनों एक राहुल जी दूसरे ने को आईना दिखा कल ही रहे शुरू की हैं। तो आप आपने कह रहे देखी हैं कि होगी। तो जमानत जब्त हो गई थी आदमपुर बाई इलेक्शन में, ये नहीं, कह रहे हैं आप लोगों का तो देखिए, संगठन ही नहीं है। वो दोनों ये बातें बातें अलग तब हो अलग रही हैं। है जब लोकसभा चुनाव तो ज्योति सिर जी- पर गए, लोकसभा चुनाव ज्योति जी, तो मैं- समझिए आ गए हैं बिल्कुल, उस वक्त आप लोग ये बातें ज्योति कर रहे जी, थे बहुत डिबेट में। बारीक नहीं, बहुत ही बारीक लाइन है दोनों बातों के बीच में। एक बात है विचारधारा की, और अगर आप पार्टी को कांग्रेस पार्टी सीटों में कोई भागीदारी देगी तो वो वोट शेयर के बेस पे देगी ना, जहां से जितनी इनकी भूमिका मिलेगी। अच्छी बात है, इनका होंगी, किसी स्टेट में कम है, किसी में ज्यादा है, जो कुछ भी होगा तो उसी बेस पे तो इनका हक मिलेगा। इंडिया गठबंधन में हम सभी समान विचारधारा के दलों को उनके वोट शेयर के हिसाब से उस रेशो से मान सम्मान देंगे। ये बात एक ठीक बात है। इस बारे में जो कई दिन से चैनलों में बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से हरियाणा में आप पार्टी को हाशिए पर दिखा रही है या कमजोर साबित कर रही है, हम नहीं कर रहे। आप पार्टी की हरियाणा में जो वोट शेयर है उसको पार्टी हाईकमान को इंडिया गठबंधन के हमारे नेताओं तक बताना हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन सुरेश जी, पार्टी कमजोर है ही नहीं, पार्टी किसी मामले में आप लोगों से कमजोर नहीं है, लेकिन हाँ, 2 मजबूत दल मिलके लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो संविधान को बचाने के लिए जो भी उत्तम हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा, हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन ये मत बोलिए कि हमारी जमानत जब्त हो गई थी या फिर ऐसा हो गया था, नहीं हुई थी क्या? देखिए, लेकिन नहीं हुई थी क्या? हाँ, नहीं हुई वो थी, तो सत्य है, वो तो सत्य है। जमानत वो तो जब्त नहीं सत्य हुई है। नेहा जी, कब नहीं हुई थी जमानत जमानत जब्त जब्त? नहीं नहीं हुई नहीं, आप थी। सच बोलिए पैनल पर, नहीं हाँ, डिबेट में कब नहीं हुई थी पैनल में जमानत तो जब्त? सच बोलिए नेहा जी। जितने भी चुनाव लड़े आप लोगों ने, हाँ। कौन सा ऐसा चुनाव था जमानत जब्त नहीं हुई आप लोगों के? आप हंस क्यों रहे हैं? आप बताइए कि ज्योति जी, आप बात डिनाई समझाइए कर रहे हैं, पहले कि हम आपकी कह हकीकत क्या आप रहे हैं। इनकार कर रही हैं कि जमानत जब्त नहीं हुई थी। जो है हकीकत वो तो है, देखिए उसको आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, और तो और आज हम हरियाणा की अगर राजनीति की बारे में और बात तो और करें, राजस्थान, आज- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ आज हम राजस्थान में हैं, क्या हम छत्तीसगढ़ में हैं? नहीं, जहाँ मैं जहाँ तो पे हरियाणा की ही बात कर सब रही हूँ। जगह जमानत जब्त हुई है। मैं तो हरियाणा की ही बात कर रही हूँ। हरियाणा में भी अगर आप ज्योति जी हरियाणा में देखेंगे, भी हुई है। हो ज्योति जी, हम इस बार जो चुनाव लड़ेंगे, आप देखिए कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। और ये हमें ऐसा नहीं कि मैं कोई भूल भुलैया बात कर रही हूँ, इस समय जो हमारा संगठन बना है मजबूती के साथ, ऐसा मुझे नहीं अब लगता बात कि घुमा ऐसा देंगी संगठन ज्योति जी, किसी अब ये भी बात पार्टी घुमा का- देंगी। किसी भी पार्टी का है। तो आप लोग किसी तो भी आप ये कहना चाह रही हैं, आप अपने बूते भी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ रही है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि संविधान को बचाने के लिए जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, पंडिता जी हम पंडिता उस जी को तरीके कुछ से उत्तर काम देने थे पिछली करेंगे। बार भी। पंडिता जी, सरकारों के कामकाज की तुलना, जब नेहा जी ये कह रही हैं कि आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारी में क्या हुआ, और ये सवाल बहुत बार टीवी डिबेट में उठता है कि आप लोगों ने अगर बहुत अच्छा काम किया होता या जनता उस काम को याद करती तो 20 साल तो ना होते कम से कम। 20 साल हो जाएंगे सरकार से बाहर हैं आप लोग।
सुरेश जी आएंगे, अभी आएंगे आपके पास, रुकिए आप। जेठा जी से पहले इसी आप खुद ही शांत हो गए थे, मैं क्या करूं सुरेश जी? अगर आपका उत्तर पूरा हो जाता है, आप खुद ही शांत हो जाते हैं, तो मैं कैसे आपको? नहीं, आपने खुद ही बात पूरी की थी ना, आप खुद ही रुक गए थे। नहीं, मेरी ऑडियो हट गई थी दोबारा से। चलिए आप कहिए, आपको क्या कहना है, कहिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे मैं नेहा जी की और पंजेटा जी की बात सुन पा रहा था, तो नेहा जी कह रहे थे कि इनालो के टाइम में ये हुआ, वही ये हुआ, और पंजेटा जी मानने को तैयार नहीं थे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, प्रदेशवासी जानते हैं कि जब अलायंस में चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते थे, बीजेपी सहयोगी दल थी, तो उस समय बीजेपी के लोगों ने जो नजारा देखा है चौटाला साहब के राज में, ये बिल्कुल नेहा जी की बात सही है, पंजेटा जी को माननी चाहिए। क्योंकि जो हरियाणा में आज एक राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है ज्योति जी, भैया बीजेपी वाले इतने साथी लोग हैं, इनका उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने सही इलाज किया। उस समय बात आती थी कि बीजेपी वालों को ये कर दिया, वो कर दिया, तो जो भी चर्चाएं हरियाणा में होती थी, आज भी लोग इस चीज की चर्चा करते हैं। ये इसी काबिल है। एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं सुरेश जी। पंजेटा जी बोले। नहीं, ये बात ये हरियाणा के राजनीतिक लोगों की बात बता रहा हूं भाई। ये मानते ही नहीं किसी भी चीज को। ये 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रहे और कह रहे हमने देश को विकसित कर दिया। 15 लाख रुपए की जगह इन्होंने 15 पैसे नहीं किसी के खाते में डाले। कह रहे मोदी जी की तो गारंटी बहुत कामयाब होती है। इन्होंने किसानों को एमएसपी नहीं दी। चलिए, तो आप नेटवर्क में नहीं है। हमने 14 फसलों पे एमएसपी दी सुरेश जी। किसी की मानते। पंजेटा जी से मैंने प्रश्न किया, उनसे मैं उत्तर ले लूं अभी। जी जी जी, बोलिए पंजेटा जी। देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि सबसे बड़ा अगर कोई कंपैरिजन देखना है तो इनको कर्ज के मामले में, प्रदेश में कर्ज के मामले में कौन सी सरकार ने हरियाणा का क्या हाल किया और कितना कर्ज हरियाणा की जनता पे छोड़ा, उसमें से ही कंपैरिजन में आपको सबसे पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियां ऐसी थी जिसकी वजह से हमने प्रदेश का खजाना खाली नहीं होने दिया और प्रदेश की जनता को कर्ज के नीचे नहीं डुबाया। सरकार आपके द्वार एक इतना सफल प्रोग्राम था। आज भगवंत मान जी अगर कहीं ऐड देते हैं तो वो खुद सरकार आपके द्वार जाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा वो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम था कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हम जनता के आगे लाके खड़ा कर देते थे और वही उनकी समस्याओं का सुनते थे और वही समाधान करते थे। ये बात करते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मैडम ने लॉ एंड ऑर्डर पे आपने बात करी, आपको पता नहीं कौन ऐसी बातें बता जाता है कि सीधा, वैसे तो सीधा डेफर्मेशन बनती है, लेकिन हमारे टाइम में तो हमने ये सुना था। मैडम आप भाजपा की प्रवक्ता है, आपके मुंह से हमारी तारीफ थोड़ी ना सुनी जाएगी। मैं आपकी तारीफ मैं भी इसी हरियाणा की वासी हूँ, मैं भी हरियाणा में जन्मी हूँ, मैं भी यहाँ की वोटर हूँ पंजेटा जी। मैडम मुझे पता आप हाथी से हैं, कुरुक्षेत्र में पढ़े हैं। मैडम छोड़िए वो बात आगे। उचाना के अंदर अभी क्या हुआ, हाल में 147 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ। 500 लड़कियों का अभी एक प्रोफेसर को लेके अभी चर्चा में आ रहा है संस्था के अंदर। महिला कोच के साथ हरियाणा में गुहार इंसाफ की लगाते रहे, आपने उसको इंसाफ नहीं दिया, अपने मंत्री को बचाने में लगे रहे। महिला रेसलर्स के साथ आपने क्या किया, मणिपुर में क्या किया महिलाओं के साथ। एनसीआरबी डेटा की रिपोर्ट बताती है हर रोज 5 महिलाओं के साथ रेप होता है ये। और आप आज बात कर रहे थे किसान की, आपने 750 किसानों की जानों के जिम्मेवार है। आप जिस बात कर रहे हो कंडेला की 85 से 75 से 85% बिल माफ किए थे, केवल 15 से 10% बिल किसानों को कहा था देने के ऊपर, जिसके ऊपर सारा का सारा कंडेला कांड हुआ था। आप पूरी जानकारी लेके आइए पहले, उसके बाद बात करना। आपके राज्य के अंदर मैं बताता हूँ कंडेला कांड को और महम कांड को आप जस्टिफाई कर सकते हैं पंजेटा जी। ज्योति जी बीच में मैं शुरू हुआ हूँ, आप मैं आपके समय में नहीं बोला, आपकी मैं बताता हूँ उसमें। आपके राज्य के अंदर 30 फार्मर हर रोज सुसाइड करते हैं, ये एनसीआरबी डेटा की रिपोर्ट है। 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। 27 रुपए प्रतिदिन मात्र किसान की आय आपने लाके छोड़ दी। जीएसटी आपने लगा दिया, डीएपी नहीं देते, यूरिया नहीं देते, आंदोलन के बिना मुआवजा नहीं देते। हिसार को ले लो, सिरसा को ले लो, कुरुक्षेत्र को ले लो, आपने जीपी रोड पे किसान पिटवाए, शाहबाद में पिटवाए, पिपली में पिटवाए। किसके लिए? सूरजमुखी के लिए एमएसपी मांग रहे थे वो लोग। मैडम आपने 3500 रुपए वादा किया अभी तक, कि अभी आपने चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव थे 3500 रुपए दाल की कीमत देंगे। क्या हरियाणा में आपने एक बार भी बोला? अब चुनाव आए, कीमत क्या दोगे आप जुमला किसानों के आगे? आप
5,000 रुपये बोलोगे, लेकिन वो भी झूठ। जैसे 450 का सिलेंडर की आपने बात करी, 315% आपके राज्य के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। आपके सीएम ने कितनी घोषणा की पिछले 2 साल के अंदर? 1,770 पूरी कितनी करी? मात्र 262। आप बात करते हो अनएम्प्लॉयमेंट की, आप बात करते पेपर लीक की, आप बिजली के बिल देख लीजिए अपने राज्य के अंदर, आपके राज्य के अंदर बिजली के बिल कितने हैं। अभी आप बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ी सी और आपके उससे बताता हूँ। आपके राज्य के अंदर अभी ईपीएफओ की रिपोर्ट है मैडम, ये ईपीएफओ रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि आपका ये भी गवर्नमेंट भी मानती है इसको, 16.7% तो आपकी जॉब क्रिएशन बढ़ गई। निजी निवेश आपका 31% घट गया। आपकी क्रूड ऑयल के अंदर तेल में आपने जो तेल जनता का तेल निकाला है ना, पिछले 19 महीने में 31% क्रूड ऑयल की कीमत घट चुकी है, सस्ता हो चुका है। 33 लाख करोड़ आपकी कंपनी ने कमाया। लेकिन आपने जनता को क्या दिया मैडम? आपने जनता को कुछ नहीं दिया। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, आपके राज्य के अंदर अभी विधानसभा के हिसाब से 3 गुना भ्रष्टाचार आपके राज्य में बढ़ा, 25.78% डेट बढ़ा। उसके बाद अगर आप बात करें, हरियाणा का सुसाइड रेट है 12.6, युवाओं के अंदर इतनी निराशा है 12.6, नेशनल एवरेज जबकि 10.6 और हरियाणा की सुसाइड रेट की एवरेज है 12.6। आपको पता है ड्रग ओवरडोज से कितने बच्चे मर रहे हैं? हर 5वें दिन एक युवा ड्रग ओवरडोज से मौत हो रही है, जो कि पंजाब से भी अधिक है। रोजाना 10 मौत आत्महत्या से हो रही है, एनसीआरबी डेटा की रिपोर्ट है। उसके बाद मैडम आपकी जीएसटी के अंदर आपकी कितनी टैक्स की चोरी है वो बताइए। कानून व्यवस्था, क्राइम रेट आपके एनसीआरबी का डेटा बताता है कि क्राइम रेट आपका बढ़ रहा है। लेकिन आप अभी भी क्या कह रहे हैं? आप अटके हुए हैं 2004 हमारी सरकार के अंदर। मैडम हमारी सरकार के अंदर ना तो जनता पे कर्ज था, और ये किसानों के बयान है, आधे घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर रात को मुझे डिबेट देखिए बाइंड अप क्यों ले जानी होगी, अभी समय कम है। मैं आपको 10 सेकंड लूंगा, मैं 5 सेकंड लूंगा। आप कितने रात को 12:30 बजे, और हमारी टाइम में मैडम डीजल का रेट क्या था आपको पता? 9 रुपए 80 पैसे, और आपके समय 90 रुपए डीजल का रेट है। जीएसटी कितना लगाया आपने वो बताइए। किसानों का कर्ज कितना छोड़ा आपने वो बताइए। आपकी लागत आपने कितनी बढ़ाई वो बताइए। आप बात करें कंपेरिजन करें हमारी सरकार के साथ। अरे हमारी सरकार में तो मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, चिरायु कार्ड की तो अब आज बात करें हमने उस टाइम पे। ठीक है पंजिता जी, चलिए समय कम है। प्रियदर्शनी जी, पिछले दिनों निर्मल सिंह चले गए, चित्रा चली गई, अब भी एक आध बड़े नेताओं को लेकर चर्चाएं हैं कि दूसरे दलों के संपर्क में हैं। अब जबकि चुनाव करीब है, बड़े नेताओं को दल के साथ रोक पाना ये भी एक चुनौती है आपके सामने। देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार आम आदमी पार्टी से ही कोई नेता गए हैं, और ऐसा तो हुआ नहीं है। हर पार्टी में लोग ज्वाइनिंग भी होती है और लोग जाते भी हैं, तो इस पे तो हमारा कोई रोक नहीं है। लेकिन पार्टी की कार्यशैली वैसी की वैसी ही है, हम वैसे ही संगठित हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में वही जोश है, वही जुनून है, और हम उसी हर्ष और उल्लास से चुनाव की तैयारियों में हैं, और हमारी चुनाव की तैयारियां पूर्ण रूप से पूरी हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी से कौन जा रहा है, क्योंकि जो संगठन के कोर लोग हैं वो आज भी पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं। और पार्टी की सबसे बड़ी जड़, किसी भी पार्टी की, किसी भी संगठन की, यहाँ पे सारे संगठन के लोग हैं, सबसे बड़ी जड़ बड़े बड़े नेता नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता जो आपको जितवाते हैं, वो कार्यकर्ता जो बूथों में बैठते हैं, वो कार्यकर्ता जो ब्लॉकों के होते हैं, उनका सबसे बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा रोल होता है। बाकी पार्टियां बदलने के लिए तो आप ये देखिए कि कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा ने इतना बड़ा नाम, 19 साल से थे जिसको कहते हैं कांग्रेस में, उन्होंने पार्टी बदल ली। पार्टी बदलने के नाम पे तो पता नहीं 55 साल से परिवार था उनका। 19 साल से वो खुद राजनीति में थे, 55 साल से उनका परिवार था। चलिए बहुत से नाम में यूं तो मैं तो इसलिए कह रही हूँ ना, चुनाव करीब है, कोई भी एक भी नेता आ जाता है तो आप लोग कहते हैं पार्टी मजबूत हो गई, कुनबा बढ़ गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कोई चला जाता है तो आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। ये सभी दलों के लिए, केवल आपके लिए नहीं। जादून साहब आखिरी कमेंट आपको। ऐसा है कि चुनावी तैयारियां चारों तरफ से हैं, लेकिन बस सवाल यही है कि किसकी कितनी तैयारी है। कांग्रेस के साथ यही है कि उनका संगठन नहीं है। जब भी वो दावा कर रहे हैं कि हम सभी सीटें जीतेंगे, पावर में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ ज्वाइनिंग बहुत हो रही है, तो ये तमाम जो ज्वाइनिंग हो रही है, तो सरकार जो ये पार्टी का नेतृत्व जो है, संगठन का ढांचा तो नहीं खड़ा कर पा रहा। इसके बगैर तो उनकी स्थिति विकलांगता वाली रहेगी, और चुनाव जिस मजबूती के साथ, जिस परफेक्शन के साथ लड़ा जाना चाहिए, वो स्थिति मुझे लगता है कि नहीं रह पाएगी। फिर भी देखते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व जितना हौसलामंद है तो वो क्या कुछ करके दिखाता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आज से उन्होंने नारे लिखने का अभियान, वॉल पेंटिंग का अभियान भी शुरू कर दिया, राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक। मुख्यमंत्री भी खुद लिखते हुए
जी, ठीक है। नेहा जी, जब आप लोग दावा करते हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो आप लोग मानकर चल रहे हैं क्या बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे? को भी उसमें प्रादेशिक नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ठीक है अब देखते हैं कि ये सब जो राजनीतिक तैयारियां हैं वो क्या परिणाम लेके आती है और देश की जनता बिल्कुल, के ये लिए देखने वाली क्या बात होगी। नेहा राहत जी, लेकर आती है। जब आप लोग कहते हैं 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, तो जेजेपी को काउंट नहीं कर रहे आप लोग लोकसभा चुनाव में भी? बीजेपी को काउंट नहीं कर रहे? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी को गठबंधन नहीं आपका रहेगा, क्वेश्चन क्या इस तरह सर, के संकेत दे रहे हैं जेजेपी आप? को? जी बिल्कुल। देखिए हमारा जी देखिए जेजेपी के साथ हमारा पोस्ट अलायंस था, ये आप जानती हैं, और अभी कोई भी ऐसी बात हमारी सामने नहीं आई है कि हम चुनाव से पहले जो 24 का चुनाव है उसमें जेजेपी के साथ अलायंस है या नहीं है, ऐसी कोई भी चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसा कोई विषय रहेगा तो आपके समक्ष जरूर आएगा, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भाजपा लड़ने जा रही है, ये तो निश्चित है। जेजेपी के और साथ 10 ये की कैसे 10 चुनाव में सीटें लड़ हम सकते जीतने हैं? वाले टाइम अभी नहीं मैं है। बस सुरेश इतनी जी सी भी कुछ बात कहना कहना चाह रहे थे। चाहूंगी। सुरेश जी, आपका अंतिम मैं comment। बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ आप पार्टी से ही नहीं बल्कि हर पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो जेजेपी हो, हमारे पास 37 के आसपास एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर पिछले 1-1.5 साल में शामिल हो चुके हैं, पार्टी के साथ आ चुके हैं। ये बड़ी बात है। कुछों ने घर वापसी की है और कुछ दूसरी पार्टियों के जो समर्थक थे, चाहे वो एक्स मिनिस्टर भी क्यों ना हो, वो भी लोग आए हैं। 37 का आंकड़ा है चौधरी निर्मल सिंह के आने तक, चित्रा सरवारा जी के आने तक। और दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, आज दीपेंद्र हुड्डा जी ने सरयू नदी में स्नान करने के बाद कल से वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का अभियान शुरू करेंगे। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और विधायक ठीक है, उसको नेता लेकर चौधरी तो भूपेंद्र सिंह हमने हुड्डा शुरुआत जी ने में जींद बताई। से तो बहुत शुक्रिया ये जो सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हम कर रहे थे मिशन चुनाव को लेकर, सबकी जीत की दावेदारी है, लेकिन जनता किसे चुनती है देखना होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।